हेलो एवरीवन, स्टडी विथ वीके आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2024 प्रिपरेशन कोर्स के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अभी तक स्टडी कर रहे थे साइंस सब्जेक्ट के केमिस्ट्री के टॉपिक्स को, और हम लोगों ने देखा पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में और इसके एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोज़ में पढ़ा था। अब जैसे जैसे क्या हुआ, एलिमेंट्स की खोज बढ़ती गई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते गए, एक महसूस हुई कि एलिमेंट्स का एक प्रॉपर स्टडी की जाए जिससे इनके बारे में और अधिक जाना जा सका। और इस बात को लेकर कई लोगों ने अपने अपने अटेम्प्ट्स करे, और अगर बात करा जाए कि सबसे सटीक या अर्थपूर्ण प्रयास का जो क्रेडिट दिया जाता है रूस के एक रसायनज्ञ मेंडलीफ जी को दिया जाता है, जिन्होंने तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों का बहुत ही डीप अध्ययन करा और आवर्त सारणी के नियमों को प्रतिपादित किया। लेकिन मेंडलीफ के पहले भी कई लोगों ने बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया था पदार्थों को या तत्वों के वर्गीकरण के लिए, और इस वीडियो में हम उन्हीं सब एफर्ट्स के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में कवर करेंगे आवर्त सारणी के, जिसमें हम लोग पहले देखेंगे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के पहले जिन लोगों ने प्रयास किए तत्वों को वर्गीकरण करने के, और उसके बाद मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी के विकास के इतिहास को। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं डोबेराइनर का ट्रायड या डोबेराइनर्स ट्रायड के बारे में बात करते हैं। अगर बात करूं, डोबेराइनर साइंटिस्ट थे, उन्होंने पाया कि एलिमेंट्स हैं जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, है ना, उनको हम ग्रुप कर सकते हैं त्रिक या ट्रायड के फॉर्म में, जो कि 3 एलिमेंट से मिलकर बना होगा। और ये ट्रायड होते हैं, क्या होता है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में कंपेरेबल होते हैं, यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के समानता के आधार पर हम इन्हें त्रिक या ट्रायड्स में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये इन्होंने बताया था। किसने ये बताया था? डोबेराइनर ने। चलिए आगे देखते हैं। इनके इस लॉ ऑफ ट्रायड के अंदर इन्होंने बात करी कि एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, मतलब इन्होंने बताया कि अगर 3 एलिमेंट हैं और एवरेज अगर हम देखें एटॉमिक मास का फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का, तो वो समवॉट इक्वल होगा या तकरीबन बोलना चाहिए बराबर होगा एटॉमिक मास ऑफ द सेकेंड एलिमेंट उस ट्रायड के अंदर। तो इन्होंने बताया कि इस ट्रायड के अंदर 3 एलिमेंट हैं अगर, तो पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का अगर हम एवरेज निकालें तो वो तकरीबन दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक वेट के बराबर होता है। ये इन्होंने बताया था। चलिए आगे देखते हैं। डोबेराइनर का जो ट्रायड है, इन्होंने बेसिकली 5 ट्रायड्स के बारे में बात करी थी। और अगर देखेंगे ट्रायड 1 के अंदर, तो जैसे आप देखें यहाँ पर लिथियम जिसका कि एटॉमिक वेट है 7 और पोटेशियम जिसका कि है एटॉमिक वेट 39, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का एक ट्रायड बनाया। अगर देखा जाए 39 पोटेशियम और लिथियम का 7 जोड़ें तो ये होगा एटॉमिक वेट करीब 46, और अगर 46 का मैं एवरेज निकालूं, 2 एलिमेंट हैं, तो ये आ जाएगा 23, जो कि एटॉमिक वेट है सोडियम का। तो यही इन्होंने बताया कि 2 एलिमेंट्स जो ट्रायड के आपके 3 एलिमेंट्स में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हैं, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट का यदि हम एवरेज निकालेंगे तो हमें दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक वेट के बराबर तकरीबन वैल्यू मिलेगी। ये इन्होंने बताया, और इस आधार पर उन्होंने भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता बताई। इसी हिसाब से, इसी तरीके से इन्होंने दूसरा ट्रायड दिया था जो कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का था, आप देख सकते हैं। तीसरा ट्रायड इनका जो था वो हैलोजेंस का था, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन थे। इसके अलावा जो बाकी के 2 ट्रायड हैं उसके अंदर सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, और लास्ट ट्रायड था जिसके अंदर आयरन, कोबाल्ट और निकिल था, जिसके अंदर डोबेराइनर ने ये 5 ट्रायड की बात करी थी। लेकिन इनका एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि ये जो ट्रायड्स हैं वो लिमिटेड नंबर में ही बनाए जा सके। उस समय तक बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स खोजे नहीं गए थे, और
ये भी बताया गया कि बाद के एलिमेंट्स के लिए शायद ये बताया क्या गया, निश्चित तौर पर ये एप्लीकेबल नहीं था। तो डोबेराइनर ने अटेम्प्ट जरूर किया था, लेकिन उनका ये अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। आई होप ये डोबेराइनर्स का जो ट्रायल है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरे अटेम्प्ट के बारे में, जो कि था न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स के बारे में। न्यूलैंड जो है साइंटिस्ट जो थे, ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे और इन्होंने एक नया एक सिस्टम प्रपोज किया। इन्होंने अपना जो सिस्टम दिया था उसमें 56 एलिमेंट्स लिए थे इन्होंने सबसे पहले, जो उस टाइम पे नोन थे। और एक्चुअली 56 तो बोल रहे हैं, यहाँ पर हो सकते हैं 62, आप देखेंगे किस तरीके से हो सकते हैं 62। इन्होंने इन 56 एलिमेंट्स को, अभी 62 हटा देते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं करते हैं। इन्होंने जो 56 एलिमेंट हैं इनको इनके एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करा और इन्होंने बताया कि प्रत्येक 8वां जो तत्व होगा वो उसी तरीके की प्रॉपर्टी रखेगा जिस तरीके का होगा पहला एलिमेंट। इसे ही बोला गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन्होंने बताया कि जब एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है इनके बढ़ते क्रम में एटॉमिक मास के, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहता है कि हर 8वां जो एलिमेंट होगा वो सिमिलर प्रॉपर्टीज रखेगा पहले एलिमेंट की तरह। मतलब हर 8वां, पहला, 15वां, इस तरीके से जो एलिमेंट है इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। न्यूलैंड का जो ऑक्टेव्स का ये जो लॉ है, इसको बिल्कुल ठीक हिंदी में जो म्यूजिक के सारे गामा पध नी सा, ये इस तरीके से जो 7 सुर हैं उसके आधार पर भी इस पे कंपेयर करा जाता है कि जब सा रे गामा पध नी और जैसे ही सा आता है ये वापस रिपीट होता है। ठीक उसी तरीके से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी माने या एलिमेंट्स उसी प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स रिपीट करने लगते हैं जहाँ से वो शुरू हुए हैं, हर 8वां एलिमेंट। आगे बात करते हैं इसकी। ये न्यूलैंड्स की जो एक्चुअल सीरीज है न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स की, ये यहाँ पर दी हुई है, बिल्कुल आपको शो करता हूँ मैं। इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर शुरुआत हुई है हाइड्रोजन से। यहाँ पर शुरुआत की गई है कहाँ से? हाइड्रोजन से शुरू करी गई है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो सीरीज है ये खत्म हुई है थोरियम पे। ये याद रखिएगा, न्यूलैंड ने जो अपनी सीरीज शुरू करी थी वो हाइड्रोजन से शुरू कर कर थोरियम पर ख़त्म करी थी। और इसमें ये देख सकते हैं, नंबर के बेसिस पे बात करें तो 56 एलिमेंट्स को इन्होंने ग्रुप करा था। लेकिन एक प्रॉब्लम हुई थी यहाँ पर, जैसे कि देखेंगे 22 नंबर पर कोबाल्ट और निकिल को ले लिया, फिर यहाँ पर देखा जाए तो प्लेटिनम और इरिडियम को ले लिया नंबर 50 पर। ठीक इसी तरीके से कुछ जगह 2-2 एलिमेंट्स को लिया गया है। इसीलिए ये कंफ्यूजन था कि इन्होंने कितने एलिमेंट्स की बात करी है, 56 या 62। तो हम अगर इनके ऑक्टेव रूल के बेसिस पे बात करेंगे तो 56 एलिमेंट की हम बात करेंगे कि इन्होंने 56 एलिमेंट्स को ग्रुप किया था। अब अगर देखा जाए तो इसके अंदर हर 8वां एलिमेंट, जैसे यहाँ पर बात करी इन्होंने हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ये रिपीट हो रहा है, तो इनके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें कुछ सिमिलरिटी होगी। अगर हम बात करें कि यहाँ तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर देखा जाए तो फ्लोरीन नंबर 8 और क्लोरीन नंबर 15, इनमें जरूर समानता है। ये दोनों ही हेलोजेंस ग्रुप के अंदर आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक और क्रिएट हो गई, यहाँ पर ब्रोमीन भी ठीक है, आयोडीन भी ठीक है, लेकिन कोबाल्ट और निकिल और प्लेटिनम और इरिडियम को भी इस हेलोजन के ग्रुप में रख दिया गया। तो इसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स न्यूलैंड के जो ऑक्टेव्स हैं इसके अंदर क्रिएट हुई थी। लेकिन ये एक बहुत बेहतर, एक बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट किया गया था एलिमेंट्स को वर्गीकृत करने का। लिमिटेशंस की अगर बात करें तो न्यूलैंड का जो मैंने अभी आपको बताया कि न्यूलैंड का जो ऑक्टेव्स हैं इसका जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया था, ये बहुत सारे एलिमेंट्स को क्या करा, सेम स्लॉट पर रखा, जैसे कि हम लोगों ने देखा प्लैटिनम और इरिडियम को। एक और प्रॉब्लम थी कि एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज एक साथ हैं, जैसे हेलोजेंस को एक साथ रखा गया, लेकिन उस हेलोजेंस के ग्रुप में जो बोला गया कि कोबाल्ट और निकिल, प्लेटिनम आदि ये एलिमेंट्स भी आ गए जो कि उनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ हेलोजेंस की प्रॉपर्टी की तरह इनकी प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं करती थी, लेकिन फिर भी इनको वहाँ पर ग्रुप करा गया कि हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी रखेगा। वहाँ पर ये भी उस सीरीज़ में आ गया, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। एक और प्रॉब्लम थी कि ये एलिमेंट्स अगर बात करें तो सिर्फ कैल्शियम तक ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट था।
जो सीरीज इन्होंने न्यूलैंड ने दी थी उसके अंदर जहाँ तक कैल्शियम की बात करें सिर्फ वहीं तक ये जो है सीरीज बहुत एक्यूरेट थी। उसके बाद हाइयर एटॉमिक मास वाले के लिए जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए ये पैटर्न बहुत ज़्यादा फिट नहीं बैठता और इन्होंने 56 एलिमेंट तक ही इसके लिए इसको रिस्ट्रिक्ट करा था। आगे के जो एलिमेंट्स आने वाले हैं या और एलिमेंट्स खोजे जाएंगे उसके लिए कोई बात नहीं करी थी इन्होंने, तो इसलिए भी ये जो न्यूलैंड का ऑक्टेव था ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। आई होप कि ये न्यूलैंड का जो ऑक्टेव लॉ है और इसके अंदर किस तरीके की सीरीज इन्होंने क्रिएट करी थी ये आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। आगे एक और रसायन शास्त्र के ज्ञाता लोथर मेयर, इन्होंने भी तत्वों को अरेंज किया था। ये जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने एक ग्राफ क्रिएट करा, इन्होंने एक ग्राफ बनाया था। कैसा? ये ग्राफ तत्वों के कुछ मूलभूत गुण जैसे कि परमाणु आयतन, इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इनको इन्होंने स्टडी करा और इन्होंने पाया कि अगर एक हम ग्राफ क्रिएट करें किसके किसके बीच में, एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में, तो एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर पोजीशंस सिमिलरली ऑन द ग्राफ। तो अगर हम ग्राफ को बनाएंगे तो जिन भी तत्वों की सिमिलर प्रॉपर्टी होगी वो ग्राफ पर सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे कि एलिमेंट्स हैं जिनका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है जैसे कि लिथियम या सोडियम, कैल्शियम, रूबिडियम, सीजियम, ये क्या करेंगे, टॉप स्पॉट कैरी करते हैं चार्ट का, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम जो हैं ये एक्सेप्शन रहे इस रूल के। तो अगर इस तरीके से देखा जाए कि एक मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ, इस तरीके से मान लीजिए एक ग्राफ है, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एटॉमिक मास ले लिया और यहाँ पर एटॉमिक वॉल्यूम की अगर बात करी और अगर इस चार्ट को मैं कुछ इस तरीके से बनाऊं, कोई भी एक ये चार्ट मैं क्रिएट कर रहा हूं, तो यहाँ पर जो टॉप्स क्रिएट हो रहे हैं अगर बात करी जाए तो इस सारे टॉप्स पे क्या है, आपके जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव ट्रेड कैरेक्टर रखते हैं, जैसे मान लीजिए लिथियम, तो यहाँ पर आ जाएगा सोडियम, यहाँ पर आ जाएगा पोटेशियम, यहाँ पर आ जाएगा रूबिडियम। मान लीजिए कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि बॉटम पर प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होती है जैसे कि हेलोजन है। हेलोजन ये जो कर्व होता है, कर्व जहाँ पर चढ़ रहा होता है वहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन है, तो ठीक उसी तरीके से चढ़ते पड़ाव पर यहाँ पर ब्रोमीन, इसी तरीके से कर्व पे चढ़ते हुए आयोडीन होगा। तो ग्राफ के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो रही है या जिनका जो रेशियो निकाल रहे हैं हम एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम का, वो यदि सेम आते जा रहा है उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, तो वो पूरे चार्ट पर उसी प्लेस को ऑक्यूपाई करेंगे जिस तरीके से उससे रिलेटेड प्रीवियस एलिमेंट ने स्पेस को ऑक्यूपाई करा था। तो ये लोथर मेयर का अरेंजमेंट जो था ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी रहा, लेकिन एक प्रॉब्लम थी इसके अंदर, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। एक्यूरेट होने के साथ साथ ये कॉम्प्लिकेटेड था। इन्होंने एक चीज़ बताया, इन्होंने बताया कि तत्वों का जो परमाणु आयतन है वो उनके परमाणु द्रव्यमान के पीरियोडिक फंक्शन है। इन्होंने क्या बोला, जो एटॉमिक वॉल्यूम होता है, एटॉमिक वॉल्यूम, अगर इन्होंने क्या बताया कि एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है किसका, एटॉमिक मास का। इस चीज के ऊपर इन्होंने बात करी थी और इसी टाइम के आसपास मेंडलीफ अपना काम कर रहे थे, जिसके अंदर उन्होंने क्या बताया था कि जो तत्व के जो गुण होते हैं, भौतिक या रासायनिक गुण, वो उसके एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। तो कुछ इसी तरीके से जो मेंडलीफ थे उन्होंने अपने इस फंक्शंस, अपने इस नियम को दिया जो कि मेयर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। मेयर का जो अरेंजमेंट था वो बढ़िया था लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए ये जो, और इस सेम टाइम पर मेंडलीफ ने अपना सिस्टम प्रेजेंट किया जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी रहा उस समय के हिसाब से और बहुत इजी भी था समझने में। सो इसी कारण से जो ये लोथर मेयर का जो अरेंजमेंट है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहा, लेकिन इसे भी काफ़ी रिकॉग्नाइज करा गया। लेकिन ठीक इसी टाइम पर मेंडलीफ ने अपना जो सिस्टम था उसको प्रेजेंट किया और यही जो सिस्टम है मेंडलीफ का वो बेस बना, या जिसको बोला जाए ये एक आधार बना जिसके आधार पर हम आज की आवर्त सारणी को पढ़ते या अध्ययन करते हैं।
तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक अभी अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। अगली वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में और आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद देखेंगे कि इस आवर्त सारणी को बनाने के बाद किस तरीके से भौतिक और रासायनिक गुणों को अध्ययन किया जा सकता है। तो आई होप कि ये जो आज वीडियो के अंदर हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, ये आपको समझ में आया होगा। तो पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए और बने रहिए स्टडी विथ वी के साथ। थैंक यू।